चलिए पहला लिखिएगा अयोध्या धाम। अयोध्या धाम। अभी हम जानते हैं कि हाल ही में अयोध्या चर्चा में है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी ये तिथि याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम मंदिर का उद्घाटन होना है। तो अभी भारतीय रेलवे ने जो अयोध्या रेलवे स्टेशन था, अयोध्या रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल दिया है, अयोध्या धाम कर दिया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन से नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया है। तो पूछा जा सकता है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है, तो इसका आंसर है अयोध्या धाम। ठीक। दूसरा लिखिएगा, अभी सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करी है। काफी महत्वपूर्ण। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है, राष्ट्रपति ने की है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। ये अर्थशास्त्री रहे हैं और हम जानते हैं कि ये पहले नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। महत्वपूर्ण है, और इस पर वित्त आयोग के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें जितने भी आयोग महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताएंगे, और जो भी 16वें आयोग, जो भी इसके बारे में चीजें होंगी वो आप तक अलग से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक। अगला, गुजरात भी चर्चा में रहा है। गुजरात में देश की पहली पर्यटन पनडुब्बी शुरू हो रही है। तो पनडुब्बी पर्यटन शुरू हो रहा है देश में पहली बार गुजरात में। पनडुब्बी पर्यटन, पनडुब्बी है, इसमें करीब 30 लोग आ सकते हैं और पनडुब्बी के माध्यम से पर्यटन करेंगे, पनडुब्बी में घूमने जाएंगे। और ये शुरू हो रहा है द्वारका के नजदीक एक छोटा सा द्वीप है, बेट द्वीप या बेट द्वारिका द्वीप। ये द्वारका शहर आप जानते हैं, तो बेट द्वारका द्वीप में इसकी शुरुआत हो रही है। तो महत्वपूर्ण, पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत कहां की जाएगी, तो गुजरात में। ठीक। नेक्स्ट लिखिए, बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल शुरू किया गया है, और यह सैनिक स्कूल शुरू किया गया है वृंदावन में। वृंदावन। तो बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल शुरू किया गया है वृंदावन में, और इस सैनिक स्कूल का नाम दिया गया है संविद गुरुकुलम। संविद गुरुकुलम, ये इस सैनिक स्कूल का नाम दिया गया है संविद गुरुकुलम। इसका उद्घाटन अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। ठीक है। तो याद रखना, देश का पहला सैनिक स्कूल वृंदावन में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला लिखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन, ये सैन्य युद्धाभ्यास है, सैन्य युद्ध प्रैक्टिस है। और ये डेजर्ट साइक्लोन, ये सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित किया जा रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच, संयुक्त अरब अमीरात, और ये आयोजित किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान के महाजन नामक स्थान पर यह आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य। इस वर्ष की शुरुआत में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय का सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी, एक आयोग है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। संयुक्त राष्ट्र
सांख्यिकी आयोग, इसका सदस्य बना है भारत। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना है और ये सांख्यिकी के क्षेत्र में दुनिया का शीर्ष निकाय है। 4 साल के लिए इसका सदस्य भारत बना है। इस वर्ष की शुरुआत में सदस्यता ग्रहण करी है और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी 1947 में और इसमें 24 सदस्य चुने जाते हैं। इन 24 में इस बार भारत भी है। ठीक, एक वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा है और इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। पूछा जा सकता है कि देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये ओडिशा में है, हीराकुंड बांध के नजदीक है। ओडिशा में है और हीराकुंड बांध के नजदीक है। हीराकुंड बांध जो कि कौन सी नदी पर है ये आप जानते होंगे, नहीं पता तो लिख दीजिए, कई बार पूछा जाता है, महानदी पर है। तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है, हीराकुंड बांध के नजदीक है। चर्चा में क्यों रहा? पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना पूछा जा सकता है। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की योजना है। 2014-15 में इसको शुरू किया गया था। 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसमें देश के अंदर पर्यटन सर्किट डेवलप करने पर सरकार का जोर है। तो इस स्वदेश दर्शन योजना में देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को भी शामिल किया गया है जो कि उड़ीसा में है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा GSET 20 या GSET N2। GSET 20 या GSET N2 ये भारत ने उपग्रह भेजना है अपना और इसको जो इसरो की वाणिज्यिक इकाई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। इसरो आप जानते हैं भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल शाखा है NSIL। तो इसने अभी स्पेस एक्स के साथ टाई अप किया है। स्पेस एक्स जी वही एलन मस्क ट्विटर के मालिक हैं, जो एक्स के मालिक हैं, उनकी ही कंपनी है स्पेस एक्स। इनके साथ टाई अप किया है और स्पेस एक्स इस GSET 20 को प्रक्षेपित करेगा। काफी भारी उपग्रह है। तो GSET 20 को प्रक्षेपित करने के लिए टाई अप किया है स्पेस एक्स के साथ में। ये शायद दूसरी तिमाही में इस साल भेज दिया जाएगा और ये भेजा जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। फाल्कन 9 रॉकेट। तो ये इसरो का पहला प्रोजेक्ट है जिसको किसी वाणिज्यिक कंपनी को दिया जाएगा, इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला लिखिएगा सिमलीपाल काई चटनी। सिमलीपाल काई चटनी एक चटनी है आप। चटनी बनाई जाती है लाल चींटियों से। चींटियां हैं, लाल चींटियां। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको अभी भौगोलिक संकेतांक, भौगोलिक संकेत चिन्ह प्रदान किया गया है। संकेत चिन्ह या टैग प्रदान किया गया है जिसको शॉर्ट में कहते हैं GI टैग। GI टैग
उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। तो ये सिमलीपाल काई चटनी, इसको जीआई टैग दिया गया है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। उड़ीसा में कुछ आदिवासी हैं, उड़ीसा में आदिवासी जनजाति है, वो सिमलीपाल काई चटनी यानी ये जो लाल चींटियां हैं उनको इकट्ठा करती है, उनको पीस करके उसमें अन्य चीजें अदरक लहसुन वगैरह मिला करके चटनी बनाती है और ये काफी पौष्टिक भी होती है। तो इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा। अभी लैंसेट एक रिसर्च पत्रिका है, इसका एक लेख आया है, एक शोध आया है लैंसेट, इसका शोध आया है कि भारत कैंसर के मामले में एशिया में नंबर 2 पर है। तो यहां पर याद रखिए, भारत कैंसर के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है। 2019 में इस रिसर्च में बताया गया है कि 2019 में भारत में 12 लाख नए मामले आए थे। 12 लाख नए मामले आए थे भारत में। तो एशिया में दूसरे नंबर पर है और एशिया में पहले नंबर पर है चीन। तो सबसे ज्यादा कैंसर के मामले आए हैं चीन में, फिर इसके बाद भारत में। एशिया की बात हो रही है, ठीक। एक महत्वपूर्ण पुस्तक काफी चर्चा में है और इस पुस्तक का नाम है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स पुस्तक, ये किताब लिखी है भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर ने इस किताब को लिखा है। तो याद रखिएगा, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक। कूनो नेशनल पार्क बीच में भी चर्चा में रहा था। यहां पर जो नामीबिया से चीते लाए गए थे वो यहां पर बसाए गए थे। तो कूनो नेशनल पार्क ये भी चर्चा में था। यहां पर एक चीता है, उसका नाम है आशा। इसने 3 शावकों को जन्म दिया है। 3 शावकों को जन्म दिया है आशा नामक चीता ने। और ये कूनो नेशनल पार्क कई बार पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ठीक। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, फ्री मूवमेंट रिजीमर। फ्री मूवमेंट रिजीमर, फ्री मूवमेंट रिजीमर, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं फ्री FMR। 2018 में भारत ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए सीमा पर 16 किलोमीटर के क्षेत्र को FRM घोषित किया है। 16 किलोमीटर के क्षेत्र को FRM घोषित किया, यानी 16 किलोमीटर का क्षेत्र था जिसमें म्यांमार के लोग आकर के खरीदारी कर सकते थे। तो अब क्योंकि म्यांमार सीमा पर उग्रवाद बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने FMR को खत्म कर दिया है, यानी फ्री मूवमेंट रिजीमर जो ये व्यवस्था थी इसको खत्म कर दिया है, इसको खत्म करने का निर्णय लिया है, ठीक। तो ध्यान रखना किसके साथ, म्यांमार के साथ, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। 4 जनवरी ब्रेल लिपि के महत्व को दिखाने के लिए, आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको पढ़ने के लिए इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेल लिपि का जो विकास किया, जो आविष्कार किया,
ये लुई ब्रेल ने किया था, उनका जन्मदिन आता है 4 जनवरी को, तो इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, एक अर्थशास्त्री है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ये भी चर्चा में रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पूछा जा सकता है कहां के हैं। इनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2006 में। ये बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी थी। जो ये ग्रामीण बैंक, जो माइक्रो फाइनेंस व्यवस्था वहां पर थी, इसको बढ़ावा दिया था, जिससे लोग सूक्ष्म छोटे छोटे लोन लिया करते थे और इससे लोगों की आजीविका में काफी सुधार हुआ। लोग जो गरीबी से बाहर निकलने में लोगों को काफी मदद मिली। तो इसी काम के लिए मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल दिया गया था और अभी इससे चर्चा में है क्योंकि वहां पर श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर के इन पर कार्यवाही हो रही है। वहां पर कुछ आरोप हैं, इन्होंने बांग्लादेश में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है। ठीक, तो याद रखिए कहां के हैं, बांग्लादेश के हैं। 2006 में शांति का नोबेल मिला था। अगला लिखिएगा प्रीवाल सिरप। प्रीवाल सिरप, सिरप आप जानते हैं, दवाई, पीने वाली दवाई। तो अभी तक जो कीमोथेरेपी की जाती थी तो एक बड़ी कष्टकारी होती थी उसमें जो गतिविधि है। तो अब बच्चों की कीमोथेरेपी के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों की कीमोथेरेपी, जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनके उपचार के लिए अब पीने वाली दवाई का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसका नाम है प्रीवाल सिरप। ठीक, इसको डेवलप किया है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई ने। ठीक है, प्रीवाल सिरप। नेक्स्ट लिखिएगा स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला। स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला। तो ये वेधशाला डेवलप की जा रही है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तट पर। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तट पर इसको डेवलप किया जा रहा है। ये काफी बड़ी वेधशाला होगी, काफी बड़ा टेलीस्कोप होगा, जिससे अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत भी इसमें शामिल हुआ है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण की बहुराष्ट्रीय परियोजना है। अगला लिखिएगा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब काफी चर्चा में रही है क्योंकि इसमें अग्निवीर की भर्ती से लेकर के और चीन भारत संबंधों को लेकर के कुछ खुलासे किए गए हैं। और ये किताब लिखी है भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे के द्वारा। जनरल MM नरवणे ये भारत के थल सेनाध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। MM नरवणे तो महत्वपूर्ण है। भारत और मॉरिशस भी चर्चा में रहे हैं। भारत और मॉरिशस मिलकर के एक छोटा सा उपग्रह डेवलप करेंगे और उसको अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। तो दोनों ने संयुक्त रूप से उपग्रह विकसित करने का फैसला लिया है। मॉरिशस ये अफ्रीका में एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। काफी चर्चा में रहता है क्योंकि भारत में निवेश यहां से काफी ज्यादा होता है। मॉरिशस, राजधानी है पोर्ट लुइस। अगला लिखिएगा रेजुपेव तकनीक। रेजुपेव तकनीक
है ना। तो केवल इतना याद रखिएगा कि ये तकनीक किस चीज के लिए है। तो अभी होता क्या है कि जब सर्दियों में सड़क बनाते हैं, ठंडे स्थानों पर सड़क बनाते हैं, तो सड़क निर्माण में काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो बिटुमिनस है उसको गर्मी काफी ज्यादा चाहिए, पिघला हुआ होना चाहिए। तो सर्दियों में या ठंडे स्थानों पर सड़क बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तकनीक को डेवलप किया है CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन ने। और जो ऊंचे स्थान है जहां पर ठंड ज्यादा है, वहां पर अब आसानी से सड़क का निर्माण हो सकेगा। और अभी जो सीमा सड़क संगठन है, BRO है, सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में इस तकनीक का प्रयोग किया है। अरुणाचल में इस तकनीक के माध्यम से सड़क बनाने जा रहा है। तो याद रखिएगा, रेजोपेव तकनीक किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। ठीक। और अगला लिखिएगा अंतिम, नाम शिखर सम्मेलन। नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, शिखर सम्मेलन 2024। ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 15 से 20 जनवरी के बीच, 15 से 20 जनवरी 2024 के बीच युगांडा में। तो इसकी अध्यक्षता करेगा युगांडा। तो याद रखिए, बाकी नाम के बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण संगठन है। और याद रखिए, इसका अभी जो शिखर सम्मेलन होना है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है युगांडा। ठीक। तो ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, नोट करते हुए चलिए। और बाद में जब कोई पेपर होगा तो ज्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।